साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो जनन होता है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट था अलैंगिक जनन और सेकंड था लैंगिक जनन। तो इन दोनों को हमने देख लिया था। इसके आगे बात करें तो जो अलैंगिक जनन है इसके प्रकार इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या क्या हैं। तो इसके अंतर्गत 6 विधियाँ हैं: विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण द्वारा, खंडन, पुनरुद्भवन और वर्धी या कायिक जनन। तो एक एक का हम लोग डीप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा विखंडन। विखंडन क्या होता है? तो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि खंडन का मतलब है कि दो भागों में बंट जाना। तो फिगर के माध्यम से पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने ये लिया है एक अमीबा। ये क्या ले लिया हमने? अमीबा। और जो शुरुआत में अमीबा रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, उसे जनक बोलते हैं। तो ये हमारा जनक है। तो विखंडन में होता क्या है, जो जनक है ये बीच में सिकुड़ करके, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, बीच में क्या करके सिकुड़ करके ये अलग अलग दो भागों में बट जाएगा और इसके बाद ये दो अलग अलग अमीबा बन जाएंगे। तो आप लोग बताइए हमें यहाँ पर ये जो दो अलग अलग अमीबा बनेंगे इनको क्या कहेंगे? क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जनक से यदि दो नई संतानें उत्पन्न होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको? यहाँ पर इसको कहेंगे यहाँ पर संतति। इसको क्या बोलेंगे? संतति। तो यहाँ पर जो पहला हमारा अमीबा था वो हमारा क्या कहलाएगा? जनक। और जो इसकी नई संतानें उत्पन्न हुई हैं इनको बोलेंगे संतति। तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं विखंडन। यानी जब एक जनक जो है बीच में सिकुड़ करके, जब एक जनक बीच में सिकुड़ करके दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में बट जाता है। अर्थात क्या होता है? दो संतान उत्पन्न करता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विखंडन। तो आप लोगों को विखंडन क्लियर हो गया होगा कि जब जो जनक होता है वो बीच से सिकुड़ करके दो अलग अलग नई संतानें उत्पन्न करता है, अर्थात वह दो भागों में बट जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विखंडन। तो एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अमीबा में विखंडन। नोट पॉइंट यहाँ पर ये देख लेते हैं कि विखंडन में क्या होता है, पहले केंद्रक विभाजित होता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, ये बीच में जो बना हुआ है ये क्या है? ये केंद्रक है। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो केंद्रक है ना ये दो भागों में बढ़ जाएगा। पहले देखिए ध्यान से आप लोग, ये अमीबा पहले दो भागों में नहीं बढ़ गया है। इसके अंदर जो आप लोगों को ये छोटे छोटे डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। और ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक। तो सबसे पहले होता क्या है विखंडन में, जो ये केंद्रक है ना ये दो भागों में बढ़ जाएगा। पहले केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और जब केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है तो ये जो कोशिका द्रव भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव जो भरा हुआ है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है और दो अलग अलग प्रकार की हमें अमीबा प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पहले केंद्रक विभाजित होगा और उसके बाद क्या? कोशिका द्रव विभाजित हो जाता है। तो ये नोट पॉइंट आप लोगों को विखंडन में याद करना है कि पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका द्रव विभाजित होता है। तो आप लोगों को विखंडन क्लियर हो गया होगा। अब जो विखंडन हमारा होता है ये भी दो प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है विखंडन। तो पहला कौन सा है? पहला है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। द्विखंड नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें दो खंड होंगे और बहुखंडन का मतलब इसमें बहुत सारे खंड हो सकते हैं। तो क्योंकि क्रिया तो विखंडन की है तो परिभाषा तो वही रहेगी, बस इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। द्विखंडन क्या होता है? इसमें जो जनक होता है ना वो विभाजित करके केवल दो नए संतान उत्पन्न करता है, केवल दो ही नए जीव का निर्माण करता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं विखंडन। जैसे कि अभी आप लोगों को हमने एग्जाम्पल में क्या दिखाया? अमीबा की जो खंड होने के पश्चात संतानें बनती हैं वो सिर्फ दो ही होती हैं, तो इसे बोलेंगे द्विखंडन। अब बहुखंडन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो जनक होता है ना ये विभाजित होकर के दो से अधिक कितने भी बना सकता है, तो दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें कौन सा विखंडन होता है? तो इसमें बहुविखंडन होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अमीबा जो है ये द्विविखंडन का उदाहरण है और प्लाज्मोडियम जो है ये बहुविखंडन का उदाहरण है। तो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट जो विखंडन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट जो देखते
हैं विधि जो हमारी है वो है मुकुलन। कौन सी विधि है? मुकुलन विधि है। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या होता है। तो मुकुलन में क्या होता है, इसमें जो जनक होता है ना, जनक के शरीर पर मुकुल बनते हैं। क्या बनते हैं? मुकुल। मुकुल को ही हम लोग बोलते हैं कलिका। मुकुल को क्या बोलते हैं? कलिका। तो मुकुलन में क्या होता है, जो जनक होता है यानी कि जो प्रारंभिक में हमारे पास जीव होता है उस पे क्या बनता है? कलिका बनती है यानी कि मुकुल बनता है। और उसके बाद क्या होता है, जो मुकुल होता है ना वो जनक के शरीर से अलग होकर के नया संतान बनाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग मुकुलन। तो चलिए फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पर फिगर हमने लिया है हाइड्रा का। फिगर किसका लिया गया है? हाइड्रा का। तो इसमें होगा क्या, ये आप लोगों को हाइड्रा का फिगर दिख रहा होगा और यहाँ पर ये जो उभरा हुआ हथेली के जैसा कुछ दिख रहा है इसे बोलते हैं मुकुल या कलिका। और यहाँ पर ये इसका मुख है हाइड्रा का। तो यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रा से ये जो मुकुल है इसमें ये मुकुल अलग हो जाएगा और अलग होकर के ये नई संतान बनाएगा। तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। तो चलिए फिगर से देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से मुकुलन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इसका सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है ईस्ट। क्या लिया है? ईस्ट। इसमें भी मुकुलन की क्रिया ही होती है। तो यहाँ पर हमने एक ईस्ट ले लिया है और इस ईस्ट में ये केंद्रक है और इसमें जो भरा हुआ द्रव्य है वो क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी सबसे पहले जो है केंद्रक ही विभाजित होगा और उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य भी अलग होगा। तो यहाँ पर फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये ईस्ट है। इसमें होगा क्या, ये जो केंद्रक है ये पहले इसमें थोड़ा सा उभार आएगा। इस उभार को ही हम लोग मुकुल या कलिका बोलेंगे। तो ये उभार आने के बाद होगा क्या, ये केंद्रक जो है ना थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो उभार है ये उभार के एक तरफ केंद्रक एक हो जाता है और उभार के दूसरी साइड में केंद्रक जो हमारा वो दूसरा वाला होता है। इसके बाद धीरे धीरे होता क्या है, ये जो कलिका है या मुकुल है ये इस पुराने जीव से अलग हो जाता है और अलग हो जाने के बाद इसे हम लोग बोलते हैं संतति। इसे क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारा इष्ट था इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहेंगे जनक। तो इस प्रकार से हमारा इष्ट में मुकुलन की क्रिया होती है। तो मुकुलन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो जनक होता है उसमें सबसे पहले कलिका बनती है और फिर जो कलिका होती है वो जनक के शरीर से अलग होकर के नई संतान बनाती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं बीजाणु निर्माण द्वारा जनन। किसके द्वारा? बीजाणु द्वारा, यानी कि इसमें बीज का निर्माण होता है। तो इसमें जो जीव होता है वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और जो बीजाणु होता है वो क्या होगा? अंकुरित होकर के नया जीव उत्पन्न करता है। तो ये हमारी क्रिया कहलाएगी बीजाणु निर्माण द्वारा जनन। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो जीव होगा वो बीजाणु बनाएगा और फिर जो बीजाणु होगा ना वो अंकुरित होकर के नया जीव उत्पन्न करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीजाणु निर्माण द्वारा जनन। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बीजाणु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म आकार की संरचनाएं होती हैं। बीजाणु क्या होते हैं? सूक्ष्म आकार की संरचनाएं होती हैं और जितने भी बीजाणु होते हैं ये एक कोश की होते हैं। क्या होते हैं? एक कोश की होते हैं। तो अगर बीजाणु निर्माण द्वारा जनन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये है पेनिसिलियम की कोनिडिया है। क्या है? पेनिसिलियम की कोनिडिया। और सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास और राइजोपस। तो आप लोगों को ये तीन एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले होता क्या है, जो जीव होता है वो बीजाणु बनाता है, बीजाणु अंकुरित होकर के नया जीव बना देता है। तो एग्जाम्पल हमने लिया क्या? एग्जाम्पल में हमने लिया है पेनिसिलियम की कोनिडिया। तो यहाँ पर फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये है पेनिसिलियम और यहाँ पर ये जो आप लोगों को छोटे छोटे बीज के जैसे दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कोनिडिया। तो इस प्रकार से जनन होता है पेनिसिलियम की कोनिडिया में। किसके द्वारा? बीजाणु निर्माण के द्वारा। किसमें? बीज का निर्माण होता है। तो आप लोगों को ये थर्ड क्रिया भी क्लियर हो गई होगी कि बीजाणु निर्माण द्वारा जो जनन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ देखते हैं खंडन, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं खंडी भवन। क्या बोलते हैं? खंडी भवन बोलते हैं इसको। तो खंडन एक प्राकृतिक क्रिया होती है। ये क्या होती है? प्राकृतिक क्रिया होती है, यानी कि इसमें जो भी काम होगा ना वो स्वतः ही होगा, अपने आप ही होगा। तो खंडन में क्या होता है, इसमें जो जनक होता है ना उसका जो शरीर होता है, इसमें जो जनक होता है उसका शरीर जो होता है वो दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है।
तोड़ा नहीं जाता, टूट जाता है। विभाजित होना और टूट जाने में अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या है, खंडन में जो जनक होता है, इसका शरीर जो होता है वो स्वतः ही प्राकृतिक तरीके से 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। और जो खंड बनते हैं, क्योंकि 2 से अधिक भी बन सकते हैं, तो जो भी बनेंगे प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं खंडन या खंडी भवन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और जो टूटे हुए खंड होते हैं वे नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं खंडन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यूलोथिक्स और स्पाइरोगाइस है और हाइड्रा है। जो हाइड्रा होता है इसमें मुकुलन की क्रिया भी होती है, इसमें खंडन की क्रिया भी होती है। तो इसमें कई सारी क्रियाएं हो जाती हैं। तो चलिए खंडन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है स्पाइरोगाइस में खंडन। ये हमारा जो फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये है स्पाइरोगाइस में खंडन। तो कुछ इस प्रकार से इसके खंड खंड हो जाते हैं, अपने आप से प्राकृतिक तरीके से ये अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है और जो प्रत्येक टुकड़ा है वो नए जीव का निर्माण करता है। तो इस क्रिया को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं खंडन। सेकंड एग्जाम्पल जो हाइड्रा में खंडन की क्रिया होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये आप लोगों को हाइड्रा का फिगर दिख रहा है, इसमें या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 खंडों में टूट जाने के बाद ये अलग अलग प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों अलग अलग नए जीव बन जाते हैं और क्योंकि ये संतत पीढ़ी है तो इसे संतत बोलेंगे और ये हमारा कहलाएगा जनक। तो इस प्रकार से हो जाता है हाइड्रा में खंडन की क्रिया। तो आप लोगों को खंडन यानी कि खंडी भवन भी क्लियर हो गया होगा। पांचवा हम लोग देखते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की क्रिया क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, या वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जो जीव होता है यानी कि जो जनक होता है उसको काटा जाता है। उसको क्या करते हैं, काटते हैं हम लोग। वो अपने आप से नहीं होती है क्रिया, मीन्स वो खंडन की क्रिया नहीं होती है, प्राकृतिक नहीं होती है। इसमें जो जनक होगा उसको काटा जाता है और नए जीव का निर्माण किया जाता है। यानी कि काटने के बाद जो कटे हुए टुकड़े होंगे ना उनसे नए जीव का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया है, अमीबा है, हाइड्रा है। जो हाइड्रा है हमारा इसमें मुकुलन की क्रिया भी होती है, खंडन की क्रिया भी होती है और पुनरुद्भवन की क्रिया भी होती है। इसके बाद मेंस होता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं। तो पुनरुद्भवन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिया है प्लेनेरिया का। किसका, प्लेनेरिया। तो यहाँ पर ये आप लोगों को प्लेनेरिया का फिगर दिख रहा होगा। इसमें क्या होगा, इसको कई सारे टुकड़ों में काटा जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा और काटने के पश्चात जो खंड प्राप्त होंगे, जो भाग प्राप्त होंगे, ये कटे हुए जो टुकड़े हैं ना इनसे नए जीव का निर्माण होगा। तो देखिए आप लोग, ये यहाँ पर प्लेनेरिया के 3 हमें जीव प्राप्त हो गए हैं। तो इस क्रिया को, जनन की इस क्रिया को क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन बोलेंगे। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जो जनक होता है उसको टुकड़ों में काटा जाता है और प्रत्येक टुकड़े नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में प्लेनेरिया दिखाया गया है। इसके बाद जो 6 क्रिया है उसे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्धी या कायिक जनन। कौन सा, वर्धी या कायिक जनन। तो वर्धी या फिर कायिक जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मात्र पौधे होते हैं, जो जनक पौधे होते हैं, उनके कायिक अंग। अब कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो कायिक अंग होते हैं जड़, तना और पत्तियां। इनको हम लोग बोलते हैं कायिक अंग। तो ये कायिक अंग क्या करते हैं, इनके द्वारा नए पौधे का यानी कि नए जीव का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं कायिक जनन। यानी कि वह जनन की प्रक्रिया जिसमें जो जनन होता है वह कायिक अंगों के द्वारा होता है, जैसे कि जड़, तना, पत्तियों के द्वारा होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कायिक जनन। एग्जाम्पल की बात करें तो जो पौधे होते हैं ना इसमें अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन किस प्रकार का होगा, इसमें कायिक जनन के द्वारा होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पौधे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को पौधा दिख रहा होगा और इसमें ये तने को दर्शाया गया है। तो इसमें तने के द्वारा होगा। अब जरूरी नहीं कि तने के द्वारा ही कायिक जनन हो, क्योंकि जड़ के द्वारा भी हो सकता है और पत्तियों के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में तना लिया गया है। तो तने के द्वारा यहाँ पर पौधे में कौन सा जनन हो गया है, कायिक जनन हो गया है। तो आप लोगों को जनन की ये सभी विधियां क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कायिक जनन के प्रकार क्या क्या होते हैं। थैंक यू।